गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं संसार की सबसे ज़्यादा संख्या में पढ़े जाने वाली एक डायरी की, और ये डायरी शैली में लिखी गई जो रचना है इसकी लेखक हैं एन फ्रैंक, जो एक छोटी सी बच्ची थी और किन परिस्थितियों में उसने इस डायरी को लिखा है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अपने आप में यह डायरी हिटलर, संसार का सबसे बड़ा जो तानाशाह के रूप में जिसे हम जानते हैं, उसके अत्याचारों का, यहूदियों के ऊपर जो उसने अत्याचार किए थे, उसका अपने आप में ये डायरी जीता जागता दस्तावेज है। और इसीलिए इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक छोटी सी बच्ची ने विषम परिस्थितियों में इस डायरी को लिखा है। डच भाषा में ये डायरी लिखी हुई है और इस डायरी के सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एक छोटी सी बच्ची ने इसे लिखा है और क्या क्या उनके साथ उस समय यहूदियों पर जो अत्याचार हुए और कैसे वह दर दर भटकते रहे, इन सब का वर्णन इस डायरी में इसकी लेखिका ने किया है। और यहाँ पर जो डायरी के पन्ने नाम से हमारे सामने ये हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें बार बार वह संबोधित करती है मेरी प्यारी किट्टी। ये किट्टी नाम से जो संबोधित करती है, ये उसे उसके जन्मदिन पर एक तोहफा मिला था, एक गुड़िया। उस गुड़िया को ये संबोधित करके और अपनी बात को यहाँ पर कहती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये उसने यहाँ पर डेट और अपना जो दिन है वह सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बुधवार 8 जुलाई 1942 को ये लिखा गया पेज था। डायरी में अलग अलग पेज पे रोजाना का डायरी शैली कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। रोजाना हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसको उस दिन रोजाना की घटनाओं को हम लोग लिखते हैं, तो अपने आप में एक डायरी शैली होती है। रोजाना का लेखा जोखा हम उस पेज में, उस डायरी में कर देते हैं और ये हमारी एक तरह से जब वो संग्रह के रूप में बन जाता है वो हमारी डायरी होती है। तो हमारा रोजाना का उसमें लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पर उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई वह सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले, प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय युद्ध की विभीषिका में सारा संसार ही जल रहा था। उस समय उन परिस्थितियों में कैसे ये डायरी लिखी गई होगी, हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो इसी बात को कह रही है कि इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था। अब यहाँ पर जितने भी हम नाम देखेंगे ये सब एन फ्रैंक से जुड़े हुए व्यक्तियों के हैं। तो ये हेलो, ये एक नाम है किसी का, तो हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पापा को ASS से बुलावा आया है और ये बुलावा कोई साधारण बात नहीं थी, अपराधी के तौर पर उनको बुलाया गया था। देखते हैं, उसका स्पष्टीकरण इस लाइन में दे रखा है। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। उस समय जो यातना शिविर थे जहाँ पर यहूदियों को प्रताड़ित किया जाता था, वहाँ पर एक तरह से उनको बुलाया गया था।
यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? नियति का मतलब भाग्य। इस प्रकार उनके भाग्य के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं, और हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए जगह जगह इन्हें छुपना पड़ता था। तो इसलिए ये वहाँ पर इनके साथ मिस्टर वानदान जो उनके बिजनेस पार्टनर थे लेखिका के पिता के, तो उनसे मिलने गई कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं, ये पूछने के लिए गई है। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है, हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। हेलो का फ़ोन आया। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस उम्र की लड़कियों को उनके इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुल बुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कलर रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबो गरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। एक छोटी सी बच्ची है और वह अपना उस समय का विवरण किस प्रकार से यहाँ प्रकट करती है, इसे हम देख सकते हैं। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाक की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। यादें आम चीज़ों से भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मेप को लिवा ला सके। मेप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी को भी खाने की इच्छा ही नहीं हुई। जब व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का साया मंडराता है, पकड़े जाने का साया मंडरा है, तो उस समय भूख कहाँ
लगेगी। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी सी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्ड स्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई, मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियाने, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? जाहिर सी बात है, यदि किसी का आशियाना उससे छिनने लग रहा हो तो वह भला कैसे आनंद पूर्वक रह सकता है। यही स्थिति, यही कश्मकश एन फ्रैंक के दिमाग में भी चल रही थी। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई थी और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मूर्तिजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। ये मूर्तिजे एक बिल्ली का नाम है जो उन्होंने पाल रखी थी। हमने गोल्ड स्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तर, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं, लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है तो उसे ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ बिखरी है और कौन सी सही ढंग से जमी हुई है, इसलिए किसी तरह का इम्प्रेशन वहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी बाकी कल। तुम्हारी एन, ये फर्स्ट डे की पहले दिन की उसने डायरी में अपने एक पेज को पूरा किया। इसके बाद आगे और क्या क्या एन फ्रैंक के जीवन में घटित होता है इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि एन फ्रैंक ने अपने पहले पेज में अपने घर को छोड़ने का यहाँ पर उल्लेख किया था, उसमें कि किस प्रकार से हड़बड़ी में कितने सामान उन्होंने वहाँ से इकट्ठे किए, किन परिस्थितियों में वहाँ से वो निकल रहे थे।
अब उनके साथ कौन कौन थे, उसके जो पिता थे उनके भी साथ काम करने वाले उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर वानदान और उनका परिवार भी था। तो इस तरह वह कुल 7 व्यक्ति थे जो वहाँ से निकल रहे थे। और क्या क्या व्यवस्थाएं उन्होंने वहाँ पर की वो हमने देखा। इसके बाद अपने साथ उन्होंने गर्म कपड़े काफ़ी मात्रा में पहन लिए थे, वो भी हमने इसमें पढ़ा था। अब आज आगे देखते हैं गुरुवार 9 जुलाई 1942 को उन्होंने क्या लिखा है। प्यारी किट्टी, ये वही गुड़िया को ही संबोधित करते हुए अपनी बात कहती हैं। तो आखिर हम चल पड़े, मम्मी पापा और तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अनाप शनाप जो भी चीज़ें वो पैक कर पाए उन सब चीज़ों से उन्होंने अपने बैग को पैक किया हुआ था। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते, वह हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, इस भाव से वह हमें देख रहे थे। उन्हें यद्यपि हम पर दया भी आ रही थी। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। जब हम ये जो चमकता सितारा है, हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने। तो ये विशिष्ट पहचान के रूप में यहूदियों के ऊपर ये सितारा लगा हुआ रहता था। तो यहाँ पर उन्होंने भी वहाँ पर पीला सितारा लगा हुआ था। जब हम गली में पहुँच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे और ये प्लानिंग पहले से ही चल रही थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान वो पहले से ही ले जाते रहे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अज्ञातवास शब्द हमने पहले भी सुना है, जहाँ पर किसी को हमारे रहने का पता न लगे, छुप कर रहना ही अज्ञातवास होता है। अचानक मारगोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। इसमें हम लोग जिस इमारत का दृश्य यहाँ पर दिया हुआ है वह यद्यपि समझ के बाहर रहेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कठिनाई हमें समझने में आएगी, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वह थोड़ी सी टिपिकल है। फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेंट मिएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेप वोस्क्विल था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्क्विल बेप के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह हैं, जहां इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। ये इस तरह इस इमारत में इन लोगों ने शरण ली थी। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाज़ा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आने वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप
मिएप और मिस्टर क्लेमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दमघोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर मानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शोपीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। यह पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाएं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज मानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। 2 परिवार के लिए इस तरह की उस इमारत में व्यवस्थाएं की गई। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सबके लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह एक छोटा सा कमरा पीटर मानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसमें लिखा हुआ है और इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इमारत का नक्शा उस छोटी सी बच्ची ने अपनी सोच के अनुसार, अपनी स्मृति के अनुसार उसने यहाँ पर लिखा है। और अब इसके आगे वाला जो भाग है 10 जुलाई को एन फ्रैंक क्या लिखती है, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार से एन फ्रैंक जो है वह अपने परिवार के साथ
अपने पिता के जहाँ पर वो काम करते थे उनके ऑफिस में एक इमारत में किस प्रकार वह शरण लेते हैं और वहाँ की पूरी लोकेशन की जानकारी हमने पिछले वाले क्लास में ली थी। अब आगे बात करते हैं। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को एन फ्रैंक क्या लिखती हैं? मेरी प्यारी किट्टी। और किट्टी किसको संबोधित किया गया है? उस गुड़िया को जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसेन ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे, कहीं तिल धरने की भी जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। ढंग से सोने के लिए भी उन कपड़ों को हटाना जरूरी था, लेकिन कपड़े इतनी ज़्यादा मात्रा में थे कि वह लोग ढंग से सो भी नहीं सके। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आंखें थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी? माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी, तो बेचारे भूखे प्यासे ही वहाँ पर सो गए। ठंडा ही खाना उन्होंने खाया होगा। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। मुझे बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। इस तरह उन्होंने अपनी बात इस पेज में इस पत्र के माध्यम से बताई। फिर अगले शनिवार 28 नवंबर 1942 को एन फ्रैंक क्या लिखती हैं? मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही। हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो वक्त हम उल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। दूरबीन। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में
झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक, एक डेंटिस्ट एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूँकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ यह लंबोदरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं, चुगली करने वाले हैं। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती। इस कदर मिस्टर डसेल से जो एन फ्रैंक है वो ऊब जाती थी। सचमुच मीन मेघ निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कार फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बड़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। मतलब एक छोटी सी बच्ची आत्ममूल्यांकन करना भी जानती थी। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त के में कागज़ को मोड़ तोड़कर रद्दी के टोकरे में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन। इस प्रकार एन फ्रैंक ने अपनी जो उनके साथ जो समय बीत रहा था उसकी जानकारी यहाँ पर दी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे कि एन फ्रैंक के साथ और क्या घटित होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाले क्लास में हमने बात की थी कि एन फ्रैंक जो अपने संघर्ष के साथ इस डायरी को लिख रही है, कितनी पीड़ाएं, कितने कष्ट उन्होंने वहाँ पर भोगे थे, उन सबको बयान कर रही है। और अब आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की झलक जो हमें इस डायरी के अंतर्गत नज़र आती है, हिटलर के तानाशाही रवैये को हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। शुक्रवार 19 मार्च 1943 को लिखती है एन फ्रैंक, मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की जो समाचार थे
वह अखबारों में आ चुके थे। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते, उनके लिए ज़्यादा समस्या है। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गिएज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नालिनग्राद के पास। किस किस्म के घाव हैं यह? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। अगले पत्र पे बात करते हैं हम। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 और एन फ्रैंक कहती है, मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं।
इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो ज़रा भी दुनियादार नहीं है, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही बता सकती हूँ। बेब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। तो मूवीज़ में एन फ्रैंक की दिलचस्पी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं ज़बानी याद है। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा ये जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता, तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं। इस प्रकार हमने एन फ्रैंक की एक आदत को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वह किस प्रकार से मूवीज़ का भी उन्हें शौक़ था और दूसरे लोगों का उनके प्रति क्या नज़रिया रहता था जब वो मूवीज़ की बात करती थी। इसके बाद अगले पत्र में हम एन फ्रैंक की और जानकारियों को जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वाले क्लास में हमने बात की थी कि एन फ्रैंक जो है वह अपनी आदतों के बारे में यहाँ पर बता रही हैं और फिर उनकी किन किन आदतों से परेशान है घर वाले उनका भी वो उल्लेख करती है। अब यहाँ पर किन चीज़ों से क्या उसे सुनना पड़ता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो किट्टी को संबोधित करती है अपनी उस गुड़िया को और कहती है, मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए। यदि किसी को एक ही चीज़ बार बार रोजाना मिलती रहे तो शायद वह उससे ऊब जाता है। और यही इसी बात को यहाँ पर एन फ्रैंक अपने उस डायरी को संबोधित करते हुए कह रही है कि शायद तुम्हें भी ये चीज़ बोर लगे, तुम भी इससे उकता जाओ और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। क्योंकि एन फ्रैंक की स्थिति भी वैसी थी। उस समय समाचार पत्रों में वही जानकारियाँ उसे सुनना पड़ती थी और उन्हीं को वह अपनी किट्टी को संबोधित करते हुए लिखती थी, इसलिए वह स्वयं भी उन खबरों से परेशान थी। तो कहती है कि लेकिन ज़रा मेरी हालत की भी कल्पना करो जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वॉनडॉन अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज। ये सब किस्से, इन सारी बातों का निचोड़ ये है, जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है।
बार बार अगर एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो सभी को मुंह जबानी याद हो जाती है और इस तरह की बोरियत फिर उस सभा में होने लग जाते हैं कि लोग पहले से ही उसको आगे से आगे बोल देते हैं और सुनाने वाले को स्वयं ही हंसना पड़ता है। अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की, ये उनके रहने का स्थान जहाँ वो रहते थे, एनेक्सी की यह हालत कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन, जॉन मिएप पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो, तब भी वो बीच में नहीं बोले। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं जैसे फ्री नीदरलैंड्स जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारे जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना हम अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही है, उनमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लेमेन गेल्डरलैंड के में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्वर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड ना हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। ये वहाँ की मुद्रा है, गिल्डर। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया है कि फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सबके साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे। तो जर्मनों का पूरा ध्यान रखते हुए और किस प्रकार से वह साहसी व्यक्ति इनकी मदद करते थे, दुख में इनका साथ देते थे, उनका भी उल्लेख इन्होंने यहाँ पर किया है एन फ्रैंक ने, नीदरलैंड के उन रणबांकुरों का। और कहते फिर तुम्हारी एन।
तो यहाँ तक हमने एन फ्रैंक के इस पत्र को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बात करेंगे कि वहाँ के क्या हालात थे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाले क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार की मुसीबत सेंध मारो के द्वारा एन फ्रैंक के परिवार को उठानी पड़ी और सेंध मारो की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उनके आने के बाद भी, उनके पकड़ने की कोशिश करने के बाद भी उन्होंने फिर से सेंधमारी करने का प्रयास किया और किस प्रकार से उनका मुकाबला, सेंधमारो का मुकाबला किया गया एन फ्रैंक परिवार के द्वारा। अब बात करते हैं जो एन फ्रैंक थी उसका बर्थडे आया, उसका जन्मदिन आया 15वां, और क्या हुआ उसमें, क्या क्या उसको गिफ्ट मिली, उसके बारे में हम बात करेंगे। मंगलवार 13 जून 1944 को मेरी प्यारी किट्टी गुड़िया को संबोधित करते हुए कहती है, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, 1 रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिगर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मिएप की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कापियाँ, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलीबारी की जाती थी। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना, उनकी गहराई पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बेटे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कसी ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगें। डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपें और थके, टूटे, हारे और लुटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते और हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसे सभी डच लोग
जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, ब्रिटिश को जो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक हैं, उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है, मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार्का समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ या वे सब ही हैं? यह सब वाहियात लगता है, बेकार लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा यह आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेज वांदान और डसेल। उनके बारे में मैं सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं, मूर्ख, जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती मिसेज वांदान और मूर्खादिराज डसेल हैं। मिसेज वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ है, क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई है क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं, और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार्का समझती हूँ, क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। यह बात डसेल पर भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा, और मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती है तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है। कैसे होगी इससे मुक्ति? जब तक इनका वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता, मुझे कोई नहीं समझता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो, नहीं क्या किट्टी? मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है।
इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चय होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व मतलब अहम को मुझसे छुपाता है, अपनेपन को मुझसे छुपाता है। छुपाता क्यों है? और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा घुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। यहाँ तक हमने एन फ्रैंक और पीटर के बारे में जाना कि किस प्रकार पीटर पर वो विश्वास करती है, पीटर को अपना एक अच्छा दोस्त मानती है और अपनी सभी बातें उससे शेयर भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि और क्या क्या एन फ्रैंक के साथ घटित होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। लगातार एनेक्सी में ही अपना समय बिताने के कारण एन फ्रैंक के मन में बड़ा उबाऊ सा, नीरसता उसके अंदर आ चुकी थी। यही बात हम पिछले वाले क्लास में हमने जानी थी कि पीटर और एन फ्रैंक की दोस्ती का उसमें उल्लेख किया गया और फिर आगे किस प्रकार अंदर ही अंदर रहने के कारण किस प्रकार एन फ्रैंक जो है वो परेशान हो रही थी, घुटन महसूस कर रही थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो असली चीज़ की कमी महसूस कर रही हूँ और जानती हूँ कि वो मौजूद है। असली चीज़ का मतलब क्या है? क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा न होता। मैं यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई है। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई है। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज़्यादा थी, मतलब चमक इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उन्हें बंद ही रहना पड़ता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात में ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था
कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है, कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आज़ाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं, आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा है। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मेल से चिकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती रही। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिकों का दर्जा देते हैं। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे भी कहीं अधिक तकलीफ़ें औरतें बच्चों को जन्म देते समय झेलती है। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्ने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेला दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है, और वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए।
इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना यानी जिस चीज़ की उपेक्षा करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना, और ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना की मैं भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों खूबसूरत और सौंदर्यमय औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेले जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, ये लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें सहती है। तुम्हारी एन फ्रैंक। यहाँ पर हमारे इस अध्याय की समाप्ति होती है। हमने जाना कि एन फ्रैंक के क्या विचार थे, क्या उसकी भावनाएं थी, उस युद्ध की विभीषिका में भी उसने किस प्रकार अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों का यहाँ पर उल्लेख किया, अपनी आदतों के विषय में बताया, उनकी आदतों के विषय में बताया, कौन उसे पसंद थे, कौन नापसंद थे और किस किस प्रकार के उसके विचार थे। उन सबको हमने इस पाठ के माध्यम से जाना। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप सबको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।